तो जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, हिंदी का उनका विषय है, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका सब्जेक्ट है, मेजर माइनर कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कल जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया था उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर का हल मैं लेकर आ चुका हूं। क्योंकि कल बहुत सारे लोग बोले थे कि हाँ सर इसका मतलब आंसर हमें प्रोवाइड कीजिए, तो सभी के आंसर मैं लेकर आ चुका हूं। कल थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं आंसर सभी इकट्ठे नहीं कर पाया था, तो सभी आंसर्स लेकर आ चुका हूं मैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और जो जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे सभी का आंसर मैं लेकर आ चुका हूं, और उससे ज्यादा कुछ आंसर लेकर आया हूं। सब कुछ आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल एकदम से लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100% इसी से पूरा का पूरा मॉडल पेपर फंसेगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसी प्रकार से फंस जाता है, और जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो कल मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं उसका आंसर देना चाहता था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से आंसर नहीं दे सकता था। तो आज मैं उन सभी का आंसर लेकर आ चुका हूं। तो पूरा का पूरा आंसर है यहाँ पर, पूरा का पूरा पीडीएफ है। आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी, और वहां पर सभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं। आप लोगों को मैं इसीलिए पोल के माध्यम से सबका सब्जेक्ट और सेमेस्टर वाइज पूछता रहता हूँ किसका क्या है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं यहाँ तक कि मतलब 15 से 20 जनवरी तक मैं सभी लोगों का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, क्लास में बने रहना, और क्लास बहुत ही अच्छे से होने वाली है। आप लोगों को पॉइंट पॉइंट को समझाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन थे कल, और आज कौन कौन सा उसका आंसर है। तो चलिए, जैसा कि कल क्वेश्चन आया था आदिकाल से, तो आदिकाल का देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आदिकाल के दो ग्रंथों के सॉरी दोस्तों आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आदिकाल के दो ग्रंथ कौन है? पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, ये सब हैं। देख लीजिए कितने अच्छे से यहाँ पर सब पूरा डिस्क्राइब किया गया है, पूरा का पूरा यहाँ पर पीडीएफ दिया गया है। भक्ति काल को स्वर्णयुग किस विद्या ने कहा है? तो इस प्रकार से भक्ति काल को स्वर्णयुग स्वर्णकाल कई लोगों ने कहा था, लेकिन श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतर कारणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग था। ये किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा था और स्वर्णकाल किसने कहा था? तो स्वर्णकाल किसने कहा था? तो स्वर्णकाल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, और कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से आते रहते हैं। भक्त काल के 3 प्रमुख कवियों के नाम। तो भक्त काल के 3 प्रमुख कवि आप लोगों को पता होगा, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास, तुलसीदास, अमीर खुसरो, और बहुत सारे हैं। रसखान हैं, बिहारी सॉरी बिहारी तो मतलब रीत काल के हैं। फिर देखते हैं भक्ति काल में भक्ति भावना के कौन से रूप हैं। तो भक्ति काल में भक्ति भावना का साकार भक्ति भावना तथा निर्गुण भक्ति भावना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। तो इस प्रकार से भक्ति काल में भक्ति भावना के कौन कौन से रूप है। तो यहाँ पर आप पूरा आपको विषय क्षेत्र नहीं पूछेगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप लोगों का एमसीक्यू में भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यहाँ पर आप लोग के लिए लाभदायक होने वाला है। फिर क्या भक्त काल की प्रमुख काव्य शाखाएं कौन सी हैं? तो भक्त काल की आप लोगों को पता ही होगा कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो जैसे कि उसमें पहले था ज्ञान मार्गी और दूसरा था प्रेम मार्गी। उसमें भी कई थे, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ थे, और सभी के आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से कवि हुआ करते थे। जैसे कि संत काव्यधारा के कबीर दास जी थे, सूफी काव्यधारा के अमीर खुसरो थे, राम काव्य शाखा के कौन थे? तुलसीदास जी, कृष्ण काव्य शाखा के कौन थे? सूरदास जी। तो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सभी का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध किया गया है। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्लास में, और आप लोगों को यदि क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता रहता हूँ। और जो कुछ भी मुझसे त्रुटियां होती रहेंगी या होती हैं, हो जाती हैं, उसको आप लोग क्षमा करना। फिर देखते हैं कि भक्ति काल के 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया, तो यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। भक्ति का प्राधान्य, आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति, गुरु की महत्ता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता रहता है कि भक्त काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, कृष्ण काव्य और राम काव्य शाखा में उसमें भी है, और इधर भी जायसी, सूर, कबीर और
तुलसी भक्तकालीन प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्त की दोनों शाखाओं के नाम तो आप लोगों को पता होगा, निर्गुण भक्त के ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दोनों हैं। फिर क्या सगुण भक्त की कितनी शाखाएं हैं, तो सगुण भक्त की 2 शाखाएं, राम भक्त शाखा और कृष्ण काव्य शाखा या कृष्ण भक्त शाखा। फिर क्या है, निर्गुण भक्त के 2 प्रमुख कवियों के नाम आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है सब कुछ। कृष्ण भक्त काव्य शाखा के 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो देव श्री कृष्ण है, श्रृंगार के संयोग एवं योग का मार्मिक वर्णन है, दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति है, कृष्ण के बाल जीवन की सजीव झांकी है। तो यहाँ पर ये सब है। राम भक्त काव्य शाखा की 2 विशेषताएं बताइए, तो राम भक्त शाखा की 2 विशेषताएं, लोक मंगल की कामना, भावना, आदर्शों की कल्पना, महान आदर्शों की कल्पना। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। भक्तकालीन काव्य की रचनाएं किन भाषाओं में होती रहती थी, तो आप लोगों को पता होगा धुक्कड़ी भाषा जिसे पंचमेल खिचड़ी कहते थे, जो ब्रज और अवधी भाषाओं का हुआ करता था, जिसको अधिकतर कौन यूज करते थे, कबीरदास जी यूज करते थे। राम भक्त शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम कौन कौन है, गोस्वामी तुलसीदास और भूपति। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से तरीके से इन सबको पता होना चाहिए, सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और जिस भी क्वेश्चन पे, जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए या उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, सभी का प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कमेंट कर देना या हमें डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां पर मैसेज कर देना। कृष्णाश्री शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम तथा उनके एक एक कृत का उल्लेख कीजिए, तो सूरदास जी थे, सूरसागर था इनका, नंददास भंवर गीत तथा रसखान थे, बहुत सारे लोग थे। राम काव्यधारा की रचना किन भाषाओं में हुई है, तो राम काव्यधारा की रचना अवधी एवं ब्रज भाषा में हुई है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, अगर नहीं पता था तो आज पता हो गया। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, रसखान, मीरा, परमानंद दास, नरोत्तम दास तथा छीत स्वामी जी हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ईश्वर की निराकार रूप में उपासना, गुरु को भगवान के समकक्ष ठहराना, आडंबरों का विरोध। उनमें क्या कहा गया था कि ईश्वर जो है ज्ञान मार्गी में वो निराकार है, निराकार ब्रह्म है, मतलब उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो एक विलीन अवस्था में है। गुरु को अपने भगवान के समक्ष मानते थे, वो गुरु को ही सब कुछ मानते थे अपना, और उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया था, जो दिखावा था, बाहरी दिखावा, उसका विरोध किया गया था। भक्त काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा की 3 विशेषताएं, ये देख लेना आप लोग अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेम मार्गी शाखाओं के प्रमुख रचनाओं के नाम, तो प्रेम मार्गी में पद्मावत, चित्रावत, मृगावत, पद्मावत का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप लोग देख लेना, मानक सुरोधक खंड काव्य का। और ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवियों के नाम, कबीरदास, रैदास, मलुकदास और नानक देव, दादू दयाल, इतने लोग थे। हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किस कवि ने किया है, तो आचार्य केशवदास ने हिंदी साहित्य में रीत परंपरा का प्रचलन किया है। और केशवदास को रीत मुक्त काल का बहुत ही महान कवि माना जाता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि किस कवि को रीत काल का महान कवि माना जाता है, तो उनका कौन सा माना जाता है, केशवदास को माना जाता है। क्योंकि आप लोगों ने ये दोहा सुना होगा कि सूर सूर तुलसी दसी शशि उडगन केशवदास, और अब के कब खद्योग संग जहाँ तहाँ करत प्रकाश, क्योंकि वहां पर सूरदास जी को सूर्य की उपाधि दी गई है, तुलसीदास को चंद्रमा की उपाधि दी गई है, और केशवदास को किसके, तारों की उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार से केशवदास जी थोड़ा महान थे अपने काल में। वैसे रीत मुक्त में कोई, रीत काल में कोई महान ज्यादा नहीं था। रीत काल के 5 प्रमुख कवियों का नाम, केशवदास, भूषण, चिंतामणि, देव बिहारी, घनानंद और बहुत सारे ऐसे लोग थे। रीत काल के 2 रीत ग्रंथकारों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए रीत ग्रंथकार कौन थे, केशव तथा चिंतामणि। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख लेना अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रीत काल की 2 रचनाओं के नाम, रामचंद्र का, बिहारी सस्से, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। रीत काल के प्रमुख कवि तो आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया होगा, 1-2 और हैं कि चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं, बोधा ठाकुर, सेनापति, भूषण, भिखारी दास तथा ग्वाल आदि रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। फिर देख लेते हैं रीतकालीन काव्य की 4 विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को हर हाल में पूछता रहता है। तो श्रृंगार की प्रधानता, अलंकारिकता, मुक्तक शैली, नारी का प्रेयसी रूप में चित्रण। रीतकाल के नामकरण पर प्रकाश डाले, तो रीतकाल का कवियों की प्रवृत्ति जो थी वो सभी आश्रयदाता। रीत काल में जो भी कवि थे वो सब आश्रयदाता हुआ करते थे, यानी कि सब दरबारी कवि हुआ करते थे। सब किसी न किसी राजाओं को खुश करने के चक्कर में कविताएं लिखते थे और उनको खुश करते रहते थे। इसी के बारे में तो क्या है, प्रवृत्ति या रीत संबंधी कविताओं को लिखने में होने के कारण इस युग को रीत काल के नाम से संबोधित किया गया है।
रीतबद्ध एवं रीत मुक्त काव्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि रीत काव्य किस वही श्रेणी है जिनमें रचनाएं अवलोकनीय हैं, जिसमें काव्य तत्वों के लक्षण व उदाहरण विद्यमान हैं, और रीत मुक्त काव्य के अंतर्गत वह रचनाएं अवलोकनीय हैं जो साहित्य रूढ़ियों तथा मान्यताओं से मुक्त होकर स्वतंत्र रचनाएं होती हैं। रीतकालीन कवियों ने किस धारा का अनुगमन किया है? तो वो रीतबद्ध काव्यधारा और रीत मुक्त काव्यधारा का अनुगमन किया है। फिर ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, और देख लेते हैं जो हमारे मेन क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को बता दूं कि अमीर खुसरो का संक्षिप्त परिचय पूछा था। तो अमीर खुसरो का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में। उनके पिता सैफुद्दीन थे और वो कौन थे? तुर्कों के कबीलों के सरदार थे। ठीक, उनके गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था, वही सूफी साधक थे। और उनका क्या हुआ? उनके बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अधिकांश बचपन में ही ननिहाल में इनका बचपन बीता। इनकी कुछ रचनाएं हैं, और खुसरो खड़ी बोली के आदि कब कहा जा सकते हैं, इसके मतलब सिद्ध करना है आपको। फिर सूरदास का जन्म वर्ष बताइए। ये सब भी आप लोगों को देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में ये सबको मैं अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चन करूंगा जो पिछले वीडियो में अच्छे से पूछे गए थे। फिर देख लेते हैं और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा। बिहारी का संक्षिप्त जीवन परिचय ये भी देख लेना, आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग देखते हैं जरा कि किधर गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में। इनके पिताजी का क्या नाम है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु जी की माता का नाम बताइए। तो पार्वती देवी था। भारतेंदु की दो परंपरागत रचनाओं के नाम बताइए। तो प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। भारतेंदु को उपाधि हरिश्चंद्र को कब मिली? 1880 में। और ये सब देख लेना, भारतेंदु की रचनाएं भी हैं। तो आप लोगों को ये सब अच्छे से तैयार होना चाहिए। आई होप आप लोग तैयार कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। जो कुछ भी गलतियां होंगी उससे आप लोग क्षमा कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।